नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो हम आपके पास में टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो लेके डिस्कस करते हैं। एग्जाम में उसमें बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन आते हैं और जो डाउट होते हैं वो सारे हम यहाँ पे क्लियर करते हैं और किस तरीके से एग्जाम में जो है वो आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सब का यहाँ पे जो है वो हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज हमारे पास में रहेगा दोस्तों क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। टॉपिक जरूर छोटा है लेकिन एग्जाम में बहुत बार जो है वो इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे डाउन सिंड्रोम में जो है वो कौन सी एबनॉर्मेलिटीज होती है, देन ट्राइसोमी में क्या क्या होता है, देन हमारे पास में टर्नर सिंड्रोम में क्या क्या चीज़ें होती है। तो हर एग्जाम में जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो इससे क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं। बार बार की तरह मैं हर बार ये कहता हूँ कि आप इनके जो है वो नोट्स बनाइए। क्लासेज जो है वो बिल्कुल छोटी है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो छोड़ देंगे। क्लासेज छोटी है, हमने बड़ी चीज़ों को जो है वो छोटा करके पढ़ा है, ठीक है, ताकि रोज जो है वो एक एक टॉपिक भी हमारे पास में क्लियर होगा तो पूरे साल भर के अंदर जो है हमारे पास में 365 टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे और पूरी एक गाइड बन जाएगी। और वो गाइड हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे मैसेज करके बता भी रहे हैं कि सर हमने इतना पढ़ा है, इस तरीके से ये क्लासें बनाइए, और मैं मेरे विवेक के अनुसार उनको इंप्रूवमेंट बताता हूं कि आपको इसको इस तरीके से जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। तो क्लियर है। अब जिसको पढ़ना है वो नोट्स बनाएगा, जिसको नहीं पढ़ना है सिर्फ टाइम पास करना है वो कैसे भी कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि पढ़ने वाले को सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद चाहिए होता है और न पढ़ने वाले को जो है वो बहाने चाहिए होते हैं। न पढ़ने वाले के लिए बहाने भी कम पड़ जाते हैं और पढ़ने वाले के लिए जो है वो किताबें कम पड़ जाती है, ठीक है। तो उसी कड़ी में जो है वो आज हम लेके आए दोस्तों क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम जो है वो किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है, देन उसकी एबनॉर्मेलिटीज में कौन से जो है वो एबनॉर्मेलिटीज में किस क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी आती है, क्या हमें जो है वो साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा। जो एग्जाम की दृष्टि से ओवरव्यू पूछा जाता है वो सारे के सारे जो हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रटने वाली सी चीजें भी आएगी, नो डाउट, हम उसको भी जो है वो समझ के जो है वो पढ़ेंगे, देन उसको जो है फिनिश करेंगे। क्लास जो है वो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे पास में, जैसे पहले हमने जो है वो एक क्लास के अंदर जो है वो सेल का डिस्कशन किया था और उसके ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े थे, ठीक है। ऑर्गेनेल्स में हमने पूरी जो है वो 2 दिन क्लास ली थी। एक पढ़ा था हमने सेल और दूसरे दिन हमने इसके ऑर्गेनेल्स पढ़े थे। सेल के अंदर हमने बाकी सारी चीजें डिस्कस की थी। देन ऑर्गेनेल्स में हमने न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, सेंट्रोमियर है, देन उसके बाद में जो है वो गोल्जी ऑपरेटर्स है, ये सारी चीजें जो है वो हमने देखी थी। और उसके बाद में उसमें हमने थोड़ा बहुत जो है वो क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ा था। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, आपको सब चीजें पता है लेकिन बेसिक में बताना चाहूंगा दोस्तों। जैसे ये हमारे पास में जो है वो सेल है, सेल के अंदर जो है वो जो भी जेनेटिक मटेरियल है, हम बात करते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है वो जेनेटिक मटेरियल एक जगह बीच में पड़ा हुआ रहता है जिसको क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो वेल डेवलप्ड सेल्स होती है, ह्यूमन बीइंग की जो है वो सेल्स वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है, उनके अंदर जो है वो पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारे पास में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम डीएनए या जीन्स के माध्यम से जो है वो जानते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस होता है और साथ के साथ इसके अंदर जो है वो हमारे पास में जो है वो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम की बात करें तो टोटल जो है वो हमारे पास में जो है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 46 क्रोमोसोम होते हैं, या हम कह सकते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 23 क्रोमोसोम पेयर के रूप में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उस 23 में भी अगर हम बात करें तो 22 तो जो है वो हमारे पास में नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं और जो 1 पेयर होता है वो हमारे पास में जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। यानी कि इसी के आधार पे जो है वो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। 22 पेयर जो है वो हमारे पास में, इसको हम कह सकते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम या जो हम नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। और 1 क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास में जेनेटिक जो है वो या सेक्स क्रोमोसोम जो है वो होता है। टोटल जो है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब उस क्रोमोसोम में कैसे कैसे एबनॉर्मलिटी आती है, कौन सी क्रोमोसोम में कौन सी एबनॉर्मलिटी आने की वजह से स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी आती है या फिर जो है वो और कोई तरीके से अटैचमेंट में एबनॉर्मलिटी आती है, सारी एबनॉर्मलिटीज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ज्यादा बढ़ जाएगा तो एबनॉर्मलिटी आएगी, कम हो जाएगा तो एबनॉर्मलिटी आएगी। इन सबको 1 बाय 1 करके जो है वो आगे बढ़ेंगे और चलेंगे। पूरा जो है वो क्रिस्टल क्लियर आज क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी पे हम जो है वो डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन की अगर हम बात करें
तो एक सिंपल मीनिंग है हमारे पास में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन द सेंस कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आर ए जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम द न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेज इन द क्रोमोसोम। ठीक है, न्यूमेरिकल चेंजेज होगी, न्यूमेरिकल चेंजेज इन द सेंस जैसे 46 क्रोमोसोम होने चाहिए 47 हो जाएंगे। ठीक है, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए 45 रह जाएंगे। तो न्यूमेरिकल में जो हो प्रॉब्लम आ जाएगी। मान लीजिए हर क्रोमोसोम जो हो दो दो पेयर में होता है, 10 नंबर का क्रोमोसोम भी 2 होता है, 20 नंबर का क्रोमोसोम भी 2 होता है, 18 नंबर का क्रोमोसोम भी 2 में होता है, मतलब एक एक पेयर में प्रेजेंट होता है। अगर वो 3 हो जाए तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल जो है वो चेंजेज। तो क्रोमोसोम में या तो न्यूमेरिकल चेंजेज आ जाए या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेज आ जाए। स्ट्रक्चरल चेंजेज इन द सेंस कहीं पे अटैच होना चाहिए था, वहां पे पर्टिकुलर अटैच नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल चेंजेज हो जाए, नंबर्स में संख्या में जो है वो चेंजेज हो जाए, या स्ट्रक्चर में जो है वो चेंजेज हो जाए क्रोमोसोम का, तो इसको हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और उसकी वजह से क्या होगा, दे कैन लीड डेवलपमेंट डिले, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, डेवलपमेंट जो है वो डिले होगा। फिजिकल एबनॉर्मलिटी होगी, ऑफ कोर्स होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी और वेरियस सिंड्रोम्स आएंगे, बहुत अलग अलग प्रकार के जो है वो सिंड्रोम्स आएंगे जिसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, देन टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, उसमें किस तरीके की एबनॉर्मलिटी आएगी, सबको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और बिल्कुल सिस्टमेटिकली तरीके से करेंगे, बिल्कुल याद भी होगा। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को जो है वो 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, पहला न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज और सेकंड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सीधे तरीके से समझिए। पहली एबनॉर्मलिटी आ गई न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी। न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी इन द सेंस कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कितने होते हैं दोस्तों, 46 क्रोमोसोम होते हैं, या इसको हम कहें कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी में क्या होगा दोस्तों, 46 क्रोमोसोम की बजाय या तो 47 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो तो एक्स्ट्रा हो गया, या फिर जो हो हमारे पास में 45 क्रोमोसोम ही रह जाए तो कम हो गया, ये हो सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, हर एक क्रोमोसोम जो हो वो पेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। जैसे 1 नंबर का क्रोमोसोम है वो भी पेयर के रूप में है, 5 नंबर का क्रोमोसोम है वो भी पेयर के रूप में है, 10 नंबर का क्रोमोसोम है वो भी पेयर के रूप में है, जैसे 20 नंबर का क्रोमोसोम है वो भी पेयर के रूप में है। लेकिन वो पेयर में न प्रेजेंट होके, पेयर में होते हैं 2, ठीक है, अब वो पेयर में प्रेजेंट होके या तो 3 हो जाए, ठीक है, या फिर जो है वो 1 रह जाए। तो ये होती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी। न्यूमेरिकल मतलब संख्या के रूप में जो है वो एबनॉर्मलिटी आ जाए। सेकंड हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी में इन द सेंस कि कोई क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर थोड़ी सी बदल जाए, जैसे 17वें नंबर की क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बदल गई, या फिर हम कहें कि 22वें नंबर की क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बदल गई है, तो उसको हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी में। क्लियर है, तो चलो 1 बाय 1 करके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहली चीज आगे इसमें आता है न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी, इसमें आता है इन्वॉल्व गेन और लॉस ऑफ होल क्रोमोसोम। आगे ना वो चीज, या तो इसके अंदर क्रोमोसोम पूरा जो है वो बढ़ जाएगा, या फिर जो है वो पूरे क्रोमोसोम का जो है वो लॉस हो जाएगा, लीडिंग टू एबनॉर्मल नंबर्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, 45 रह जाएंगे या फिर 47 रह जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो और फर्दर क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन आ जाता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो है वो हमारे पास में ये होता है नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, यानी कि फेलियर ऑफ क्रोमोसोम टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के दौरान ही जो है वो क्रोमोसोम सही तरीके से जो है वो जंक्शन पे अटैच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से नंबर्स में जो है वो डिफॉर्मिटी आती है। ठीक है, ये कब होगा, ड्यूरिंग मियोसिस। आपने देखा है कि जब हमारे पास में एक जो हमारे पास में एक संतति से दूसरी संतति में जो है वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, तो मियोसिस जो है वो प्रोसेस होती है। एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में तो जो हमारे पास में क्रोमोसोम की संख्या है वो बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन मियोसिस में हमारे पास में क्रोमोसोम की संख्या जो है वो हाफ रह जाती है। उसका रीजन ये है कि हाफ जो है वो मदर से आएगा और हाफ जो है वो फादर से आएगा, और फिर एक नए जीव की जो है वो उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों मियोसिस। ठीक है, और इस प्रोसेस में होता है, इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर थे उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम हुआ या एडवर्ड सिंड्रोम हुआ या पटाउ सिंड्रोम हुआ, ये सारे के सारे ट्राइसोमी होते हैं। देखो, ट्राइसोमी और एक होता है मोनोसोमी। 2 वर्ड में बार बार जो है वो रिपीट करूंगा। ट्राइसोमी का मतलब होता है, अब क्रोमोसोम जो है वो कितने होते हैं,
ग्रुप की संख्या में होते हैं, पेयर में होते हैं, तो 2 क्रोमोसोम होंगे। जैसे 20 नंबर का क्रोमोसोम भी 2 होगा, 21 नंबर का क्रोमोसोम भी 2 होगा, 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है। तो हर क्रोमोसोम जो हो 2-2 होते हैं। लेकिन ट्राइसोमी में क्या होता है, 2+1 हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो ये बार बार जो मैं ट्राइसोमी वर्ड बोलूंगा ना, उसमें एक क्रोमोसोम जो है वो बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इससे समझते हैं, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या है दोस्तों, ये ट्राइसोमी है, और ट्राइसोमी किसकी है दोस्तों, 21वें नंबर की क्रोमोसोम की एब्नॉर्मलिटी है। यानी कि जो 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है वो पेयर में 2 न होके 3 है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। यहां देखिए, क्रोमोसोमल अफेक्टेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑफ 21 क्रोमोसोम जो हो वो एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। यानी कि एक क्रोमोसोम 2 है, 2 क्रोमोसोम पेयर में है, तीसरा क्रोमोसोम भी पेयर में है, चौथा, 5वां, 7वां, 18वां सब जो है वो पेयर में है। लेकिन जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम है वो पेयर में न होके 2+1 है, जिसकी वजह से क्या बोला, ट्राइसोमी। मोनोसोमी इन द सेंस मतलब पेयर में न होके वो सिंगल ही रह जाता है, वो हो गया मोनोसोमी। आई थिंक इससे इजी लैंग्वेज तो क्या ही होगी, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम है, एग्जाम में पूछता है डाउन सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम की एब्नॉर्मलिटी की वजह से होता है। तो दोस्तों 21 नंबर के क्रोमोसोम की एब्नॉर्मलिटी जो होता है, 21 नंबर के क्रोमोसोम की एब्नॉर्मलिटी में क्या होता है, न्यूमेरिकल एब्नॉर्मलिटी आती है। यानी कि 21वें नंबर का क्रोमोसोम पेयर में न होके 3 हो जाते हैं, 2+1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। इसके क्या क्या फीचर्स होंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा, ठीक है, फ्लैट फेशियल फीचर्स होंगे, ये ललाट जो हो बिल्कुल सिंपल होगा, हाइपोटोनिया होगा, यानी कि मसल्स की जो है वो टोन सही तरीके से नहीं होगी, एंड कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। सेकेंड डिसऑर्डर आता है जिसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम ये होता है ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 18 इन द सेंस कि जो 18वें नंबर का जो क्रोमोसोम है वो हमारे पास में 2+1 के रूप में प्रेजेंट होता है। यानी कि 18वां नंबर का क्रोमोसोम 2 न होके पेयर में न होके 2+1 होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कितना होगा दोस्तों, 18वें नंबर का, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सीवियर डेवलपमेंट डिले होता है, माइक्रोसेफेली होगा, एंड क्लिंच फिस्ट जो है वो इस तरीके रखेगा, और अर्ली डेथ होने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट आती है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम जो है वो भी ट्राइसोमी है। इसके अंदर भी क्या होगा दोस्तों, 13वें नंबर का क्रोमोसोम जो है वो 3 होगा, यानी कि 2+1 में होगा। 13वें नंबर का क्रोमोसोम भी जो है वो किसमें होगा, 2+1 होगा। इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कौन सा होता है दोस्तों, 13वें नंबर का क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा होता है। ये क्या होता है दोस्तों, सीवियर ब्रेन एबनॉर्मलिटी है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर जो है वो अर्ली डेथ इसके अंदर भी होने की संभावना होती है। नेक्स्ट आ जाता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम 46 नंबर के क्रोमोसोम की होती है। इसमें क्या होता है, मोनोसोमी होता है। मोनोसोमी यानी कि जो हमारे पास में 22 तो होते हैं नॉर्मल क्रोमोसोम, और जो 23 वाला होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, या तो XS होना चाहिए या फिर XY होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि ओनली एक ही X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक ओनली X क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये फीमेल में देखने को मिलता है। यानी कि वो न तो पर्टिकुलर फीमेल रहती है, और मेल का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि उसमें Y नहीं है। होना क्या चाहिए था, आदमी की जो है वो होनी चाहिए या तो 45XX होना चाहिए या 45XY होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्या है दोस्तों, 45X ही प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या एब्नॉर्मलिटी होती है, शॉर्ट स्ट्रेचर देखने को मिलेगा, हाइट कम देखने को मिलेगी, विब्ड नेक, ठीक है, विब्ड नेक मिलेगी, इनफर्टिलिटी एंड एमनोरिया जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में केल्नीफ्रेटर सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर एक जो है वो X क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा, और ये बेसिकली जो है वो मेल के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि इसके अंदर जैसे 45XX ये तो होगी फीमेल, और 45XY ये हो गया मेल, लेकिन इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर है 45XXY, और ये बेसिकली जो है वो किस में देखने को मिलता है दोस्तों, ये मेल्स में देखने को मिलेगा, जबकि टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल्स में देखने को मिलेगा। इसमें भी वही सेम हमारे पास में होता है, टॉल स्ट्रेचर होगी यानी कि हाइट जो है वो ज्यादा होगी, स्मॉल टेस्टिज होंगे, गायनोकोमेस्टिया होगा यानी कि ब्रेस्ट साइज जो है वो इंक्रीज होगी मेल के अंदर, और इनफर्टिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी।
क्लियर है। ये सारी एबनॉर्मलिटी जो है मैंने आपको बता दी थी। डाउन सिंड्रोम मैंने आपको बता दिया था, इसके अंदर जो है वो 21वें नंबर का क्रोमोसोम जो है वो 3 होते हैं और ये सारी प्रॉब्लम आती है 21वें नंबर के क्रोमोसोम में। एडवर्ड सिंड्रोम में मैंने आपको बता दिया था, इसमें ट्राइसोमी 18 नंबर की होती है, 18 नंबर का क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। देन पटाउ सिंड्रोम में जो है वो 13वें नंबर का एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम जो है वो मोनोसोमी होता है, मोनोसोमी इन द सेंस एक क्रोमोसोम जो है इसमें कम प्रेजेंट होता है, ये फीमेल में देखने को मिलता है। इसमें 45X ही होता है, न 45XS होता है, न 45XY होता है, ठीक है। लास्ट आ गया हमारे पास में कैर्निफेरेट सिंड्रोम, इसमें जो है वो 45XXY होता है, ये मेल में प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मलिटी। सेकंड आता है हमारे पास में पॉलीपेप्टिड, ठीक है। पॉलीपेप्टिड होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम के होते हैं, ठीक है ना, ये तो था हमारे पास में एनुप्लॉइड में क्या होता है कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा होता है, एक सिंगल जो है वो एक्स्ट्रा होता है, जबकि पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है 2 या 3 नंबर जो है वो क्रोमोसोम ज्यादा होते हैं, ठीक है। यानी कि मोर देन 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा होंगे। जैसे 2 नंबर का क्रोमोसोम डबल हो गया, उसमें एक एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है। 2 नंबर के क्रोमोसोम 3 हो गए, ठीक है, या 10 नंबर के क्रोमोसोम जो है वो 3 हो गए, इसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टिड, ठीक है। और ये वेरी रेयर और यूजुअली इनकम्प्लीट विद लाइफ। अगर ऐसा प्रेजेंट होता है तो क्लाइंट ज्यादा दिन तक जो है वो जिंदा नहीं रहता है, क्लियर है। इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टिड। और पहला था एन्यूप्लॉइडी, उसमें एक क्रोमोसोम या तो कम होगा या एक्स्ट्रा होगा। ये सारे के सारे हम न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। न्यूमेरिकल में क्या होता है, नंबर्स में हेरफेर होगा, ठीक है। और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी एबनॉर्मलिटी में क्या होगा दोस्तों, स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी होगा। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि कहीं डिटेक्शन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में जो है वो प्रॉब्लम आएगी, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या था, इन्वॉल्व ब्रेक और रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, जो सेगमेंट जहां पे अटैच होना चाहिए था वहां पे जो है वो नहीं हो पाएगा, इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। इसमें पहला आ जाता है हमारे पास में डिलीटेशन, ठीक है। डिलीटेशन में क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारे पास में लॉस ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट, एक क्रोमोसोम का जो है वो सेगमेंट लॉस हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में जो है वो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो इस तरीके का क्रोमोसोम है, एक सेगमेंट जो है वो एब्सेंट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों डिलीटेशन। और ये जो है वो क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, या हम कहते हैं डिलीटर्स क्रोमोसोम जो है इसमें कैट लाइक क्राई होती है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, बच्चा जो है वो बिल्कुल बिल्ली की तरह रोता है। सेकंड आता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होगा दोस्तों, इसमें हमारे पास में जो है वो एक सेगमेंट की, ठीक है, उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बन जाएगी, ठीक है। यहां तो एब्सेंट था, उसमें एक कॉपी एक्स्ट्रा बन जाएगी, नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, वो पूरा क्रोमोसोम बढ़ेगा तब तो समझ में आता है, लेकिन इसके सेगमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। इसमें तो क्या था कि जो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम था उसका एक सेगमेंट गायब हो गया था, इसमें एक्स्ट्रा कॉपीज आ जाएगी उस सेगमेंट की, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि दोस्तों डेवलपमेंट इश्यू जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इन्वर्जन, नाम से पता चला इन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास में ए सेगमेंट इज रिवर्स, एक सेगमेंट जो है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। और ये जो है वो बेसिकली जो है वो हमारे पास में यूजुअली नो फिनोटाइपिकल इफेक्ट अनलेस जीन आर डिस्टर्ब, जब तक जीन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे तब तक इसमें ज्यादा डिफॉर्मिटी जो है वो नहीं आती है। नेक्स्ट आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, सेगमेंट जो है वो मूव करके अदर क्रोमोसोम पे अटैच हो जाता है। 22वें नंबर का क्रोमोसोम था, वो 23वें नंबर के सेगमेंट पे जाके अटैच हो गया, ठीक है। तो सेगमेंट मूव टू अनदर क्रोमोसोम, ठीक है, सेगमेंट हटके दूसरे क्रोमोसोम पे जो है वो अटैच हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोबिस्टोन ट्रांसलेशन इन सम डाउन सिंड्रोम केसेज, कुछ डाउन सिंड्रोम केसेज में जो है वो देखने को मिलेंगे। लास्ट आ जाता है रिंग क्रोमोसोम। रिंग क्रोमोसोम में क्या होता है कि जो एंड ऑफ द क्रोमोसोम होता है वो दूसरी रिंग से जो है वो जुड़ जाता है, एंड ऑफ क्रोमोसोम ज्वाइन टू फॉर्म ए रिंग, ठीक है, दूसरी रिंग से जो है वो ज्वाइंट हो जाता है। और इसमें जो है वो हमारे पास में ग्रोथ जो है वो डिले होती है और इंटेलेक्चुअल जो है वो डिसेबिलिटी होती है।
क्लियर है, समझ में आ गया। पहले हमने न्यूमेरिकल का पढ़ा था, उसमें हमने जो हो देखा था कि नंबर्स में हेरफेर होता है, इसके स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, या तो एक सेगमेंट गायब हो जाता है, या एक सेगमेंट एक्स्ट्रा आ जाता है, या एक सेगमेंट रिवर्स हो जाता है, या एक सेगमेंट एक क्रोमोसोम से हटके दूसरे क्रोमोसोम पे लग जाता है, या एक क्रोमोसोम लास्ट में रिंग टाइप की जो है वो स्ट्रक्चर बना लेता है। ये आ गया स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज, जिसमें हमने पहला डिलीटेशन पढ़ा, डुप्लीकेशन पढ़ा, इन्वर्जन पढ़ा, ट्रांसलोकेशन पढ़ा एंड रिंग क्रोमोसोम पढ़ा। आई थिंक ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होगी, बिल्कुल बेसिक चीजें जो हो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में कोजेज एंड रिस्क फैक्टर। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती है, क्यों होती है भाई? मदर जो है वो फादर से है, उसमें बच्चे जब पैदा होंगे तो क्यों क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आती है? तो सबसे मेन रीजन है मैटरनल एज, और ये आजकल देखने को भी मिल रहा है। बहुत सारी फीमेल्स अपने कैरियर बनाने के फिराक में जो है वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज को काफी ज्यादा जो है वो निकाल देती है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास में अगर मैटरनल एज जो है वो 35 साल से ऊपर होगी, फिर वो जो है वो बच्चे को कंसीव कर रही है, तो उसमें हमारे पास में जो है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी देखने को जो है वो ज्यादा मिलेगी। इसमें स्पेशली फॉर ट्राइसोमी, उसमें कोई ना कोई क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा, चाहे तो 21वें नंबर का मिले, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, या फिर टर्नर सिंड्रोम जो है वो हो जाए 18 नंबर का, या पटाउ सिंड्रोम 13वें नंबर का क्रोमोसोम एक्स्ट्रा मिलेगा। नेक्स्ट जेनेटिक इनहेरिटेंस, ठीक है। जेनेटिक इनहेरिटेंस मतलब इन द सेंस बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन कैरियर्स, ठीक है। कुछ आजकल जिस तरीके से हम बाहर जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारे पास में लाइफ स्टाइल हो चुकी है, तो उसमें जेनेटिक इनहेरिटेंस के भी जो है वो चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट रेडिएशन एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर, बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पास में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को जो है वो चेंजेस कर देती है, या एनवायरमेंटल एनवायरमेंट में भी जो है वो हमारे पास में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, या हम कहें कि यूवी रेज जो है वो हमारे पास में जेनेटिक मटेरियल को जो है वो चेंजेस कर सकती है। नेक्स्ट वायरल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मम्स वगैरह हो गया, या बहुत सारे ऐसे वायरस है, रूबेला हो गया, ये हमारे पास में जो है वो प्रेगनेंसी में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जो है वो कोज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अननोन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, कई बार जो हो म्यूटेशन हो जाता है, जीन का म्यूटेशन हो जाता है, जिसका पर्टिकुलर कोई भी कोजेज जो है वो पता नहीं होता। ये होते हैं कोजेज और रिस्क फैक्टर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली पूछा जाता है इसके न्यूमेरिकल में और स्ट्रक्चर में, जो मैंने चार्ट बना के आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस, कैसे पता लगाओगे कि हमारे पास में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है? तो पहले आ जाता है हमारे पास में प्रीनेटल टेस्टिंग। प्रीनेटल टेस्टिंग इन द सेंस कि जब बच्चा पेट के अंदर रहता है तो हम क्या क्या टेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहला आ जाता है दोस्तों अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट फिजिकल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करते हैं, यूएसजी करते हैं, तो कोई भी फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज है, जैसे किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, या कोई और भी एबनॉर्मेलिटी है, वो हमें यूएसजी में दिख जाती है। अगर इसमें भी नहीं हो तो उसके बाद हम लेवल 2 जो है वो यूएसजी करवाते हैं। लेवल 2 जो है वो यूएसजी करवाते हैं, उसमें हमारे पास में काफी ज्यादा जो है वो डिफॉर्मिटी होती है, वो पता चल जाती है। लेवल 2 जो है वो जो है वो करवाते हैं, लेवल 2 यूएसजी करवाते हैं, उसमें पता चल जाती है। नेक्स्ट मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग, ठीक है। मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग में हम जो है वो ट्रिपल या क्वाड स्क्रीन टेस्ट जो है वो करवाते हैं। नेक्स्ट नॉन इन्वेजिव पेरेंटल टेस्टिंग करवाते हैं, यानी कि मदर का जो है वो डीएनए का जो है वो टेस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं एनआईपीटी, एनालाइज फीटल डीएनए इन मैटरनल ब्लड, ठीक है। मैटरनल ब्लड में जो है वो फीटल का डीएनए टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं नॉन इन्वेजिव पैटर्नल प्रीनेटल टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस जो है वो आपने लास्ट क्लास में भी देखा होगा। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो यूएस गाइडेड जो है वो उससे सोनोग्राफी से जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कलेक्ट करते हैं, और उसको जो है वो हम सैंपल के लिए भेज देते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों एमनियोसिंथेसिस। कलेक्ट एमनियोटिक फ्लूइड फॉर कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग के लिए जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कोरोनिक विलस सैंपलिंग। कोरोनिक विलस सैंपलिंग क्या करते हैं, इसमें हम जो है वो जो हमारे पास में जो है वो कोरोनिक लेयर होती है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। एमनियोन और कैरियोन 2 लेयर प्रेजेंट होती है। तो जैसे ये हमारे पास में जो है वो फीटस है और ये प्लेसेंटा, तो इसकी जो कोरियन लेयर, ठीक है, कोरियन लेयर है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। वो भी यूएस गाइडेड के द्वारा ही जो है वो कलेक्ट की जाती है। इसको हम बोलते हैं कोरोनिक लेयर, यानी कि जो हमारे पास में एमनियोन और कोरियन 2 लेयर होती है, तो जो कोरियन विलस है उसकी सैंपलिंग करके हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं फ्रॉम प्लेसेंटल टिश्यू। प्लेसेंटा से ही जो है वो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है।
क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्ट नेटल टेस्टिंग। पोस्ट नेटल टेस्टिंग इन द सेंस कि अब देखो बच्चा जो है पैदा हो चुका, अब उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है या नहीं है, भाई डाउन सिंड्रोम है या नहीं है, ये सब चीजें जो है वो बाद में पोस्ट नेटल टेस्टिंग में हम पता करते हैं। तो सबसे पहले आगे फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं कि उसके फ्रंटल जो है वो ज्यादा तो नहीं है, देन उसके यहाँ पे जो है वो फिंगर्स में गैप तो नहीं है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम की जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारी चीज देखते हैं। नेक्स्ट कैरियोटाइपिंग देखते हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर देखते हैं। सैंपल कलेक्ट करते हैं, ऑन एंड जीन एक्सपर्ट टेस्ट के लिए जो है वो भेज देते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग से जो है वो हम पता लगाते हैं कि कोई भी एबनॉर्मलिटी है या नहीं है, किसी भी जीन के अंदर जो है वो कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं है, वो कर लेते हैं। नेक्स्ट फिश करवाते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म काफी बार पूछी गई है, फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो इसमें ये कहा जाता है फॉर माइक्रो डिटेक्शन एंड डुप्लीकेशंस, ठीक है, इसका जो है वो हम पता लगाते हैं। एंड जेनेटिक माइक्रोएरी, इसमें हम करते हैं दोस्तों माइक्रोस्कोपिक एबनॉर्मलिटी से जो है वो हम डिटेक्ट करते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मैनेजमेंट। तो दोस्तों मैनेजमेंट की बात मैं बता दूं कि पहली बात तो ये है कि जो भी जेनेटिक डिफॉर्मिलिटी अगर बच्चे के अंदर प्रेजेंट है तो गवर्नमेंट भी ये कहती है और होना भी ये चाहिए कि उस बच्चे को जो है वो वहां से अबॉर्ट कर दिया जाता है, एमटीपी कर दिया जाता है अगर कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, क्योंकि उसका उस दुनिया में आने का कोई पर्पज नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी जो है वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मान के चलते हैं, ठीक है, कि पहले पता नहीं लगाया गया है और बाद में डिलीवरी होगी, तो उसका जो है वो कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव और इंडिविजुअल जो है वो ट्रीटमेंट है, ठीक है। देयर इज नो क्योर, ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी ट्रीटमेंट इसका नहीं है, बट मैनेजमेंट इज सपोर्टिव, मैनेजमेंट जो है वो सपोर्टिव होता है और इंडिविजुअल होता है, ठीक है, इंडिविजुअल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम का कोई केसेज है तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, स्पेशल एजुकेशन देंगे, जैसे मेंटल रिटार्डेशन वाले को एजुकेशन दी जाती है वैसे स्पेशल एजुकेशन देंगे, स्पीच एंड फिजिकल थेरेपी दी जाती है। मैनेज हार्ट डिफेक्ट, अगर डाउन सिंड्रोम का क्लाइंट है, बच्चा है, तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई जो है वो हार्ट डिफेक्ट प्रेजेंट रहेगा। जब मैंने आपको साइनोटिक एसाइनोटिक डिजीज पढ़ाई थी, हार्ट डिजीज, वहां पे मैंने बताया था कि डाउन सिंड्रोम जो है मेन कॉम्प्लिकेशन होता है। और हियरिंग एंड विजन जो है वो चेक किया जाता है कि हियरिंग तो सही है, विजन तो सही है। टर्नर सिंड्रोम का केस है तो उसमें हम ग्रोथ हार्मोन थेरेपी देंगे, क्यों, क्योंकि शॉर्ट स्ट्रक्चर रह जाता है, यानी कि उसकी हाइट जो है वो कम रह जाती है टर्नर सिंड्रोम में, तो उसमें हम ग्रोथ हार्मोन थेरेपी देंगे, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट देंगे एंड मॉनिटर फॉर कार्डियक एंड किडनी एबनॉर्मलिटी, किडनी एबनॉर्मलिटी और कार्डियक एबनॉर्मलिटी पे विशेष जो है वो ध्यान देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कैडनी फिल्टर सिंड्रोम, इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, टेस्टिस जो है वो बिल्कुल शॉर्ट रह जाते हैं, इसलिए टेस्टोस्टेरोन थेरेपी देंगे एंड फर्टिलिटी काउंसलिंग करवाएंगे एंड एजुकेशनल सपोर्ट देंगे। नेक्स्ट ट्राइसोमी, ट्राइसोमी में हमारे पास में पटाऊ और टर्नर सिंड्रोम इसमें आता है, इसमें हम क्या देंगे दोस्तों, सपोर्टिव और पैलेटिव केयर देंगे और मोस्ट ऑफ द चांसेस फर्स्ट साल में ही जो बच्चे डेथ कर जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्राउडू-चेट सिंड्रोम, ठीक है, इसमें हम स्पीच और फिजिकल थेरेपी देंगे, स्पेशल एजुकेशन देंगे, ठीक है। ये होता है पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होगी हमने मेडिसिन या सर्जरी के द्वारा उस क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को जो है वो हमने ठीक कर दिया, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नर्सिंग कंसिडरेशन। क्या क्या नर्सिंग कंसिडरेशन करेंगे, सबसे मेन चीज आ जाती है सपोर्ट फैमिली इमोशनली एंड फिजियोलॉजिकली। ऑफ कोर्स सपोज कीजिए किसी क्लाइंट का या किसी पेरेंट का क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी वाला बच्चा पैदा हो गया, जिसके मान लीजिए दोनों हाथ नहीं है या एक हाथ नहीं है या हाथ इतने छोटे छोटे हैं, पैर बिल्कुल गायब है, अगर ऐसा बच्चा पैदा हो गया तो वो माता पिता उस बच्चे को मार भी नहीं सकते और उसको बचाने की कामना तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में उस फैमिली को जो है वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली जो है वो सपोर्ट दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोवाइड जेनेटिक काउंसलिंग फॉर रेफरल, जेनेटिक काउंसलिंग के लिए जो हो रेफरल करते हैं कि आप जेनेटिक एबनॉर्मलिटी या जेनेटिक काउंसलिंग करवाइए और क्या एबनॉर्मलिटी है वो सारी चीजें पता लगे, ये सारी चीजें। देन एजुकेट पेरेंट अबाउट कंडीशन एंड लॉन्ग टर्म नीड। देन उसके बाद उसके क्लाइंट को जो है वो एजुकेट करेंगे या उसके पेरेंट्स को जो है वो एजुकेट करेंगे कि किस तरीके से टॉयलेट ट्रेनिंग दिलवानी है, किस तरीके से स्पेस थेरेपी दिलवानी है, जब तक वो जिएगा तब तक ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट मल्टी डिसिप्लिनरी केयर,
ठीक है, कौन कौन सी? फिजिशियन, स्पीच, फिजिकल थेरेपी, कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजी, ये सब थेरेपी जो है वो उसको चलेगी, क्योंकि ये सारी एबनॉर्मलिटी जो है वो आती है। डाउन सिंड्रोम में हार्ट एबनॉर्मलिटी आएगी। देन उसके बाद रीनल एबनॉर्मलिटी आएगी। स्पीच थेरेपी हर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मॉनिटर फॉर एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन। जैसे कौन कौन से जो है वो कॉम्प्लिकेशन और हो सकते हैं? इन्फेक्शन हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन सब के बारे में, इनकी प्रॉब्लम के बारे में आपको पहले से ही जो है वो उनको बता देना है कि किस तरीके से आप जो है वो कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर कर सकते हैं कि ऐसा होगा तो ये कार्डियक प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोट अर्ली इंटरवेंशन फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्विस। ठीक है, उनको प्रमोट करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप स्पेशल एजुकेशन जो है वो उसको चालू कर दीजिए। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फैमिली डिसीजन रिगार्डिंग द पेरेंटल डायग्नोसिस एंड आउटकम। जो भी फैमिली वाले डिसीजन लेते हैं कि इस बच्चे का किस तरीके से क्या करना है, उनका अच्छे तरीके से जो है वो आप उनका डिसीजन को जो है वो रेस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी ही क्रूशियल कंडीशन होती है। आप जस्ट सोच के देखिए कि वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दुख क्या होता है। हमारे बच्चे इसी चीज को लेते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इस चीज का दुख मनाते हैं। बेटा, दुख इस चीज का होता है जिसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए एक माँ कभी जो है वो एक लेडीज कभी माँ नहीं बन सकती, तो सबसे बड़ा दुख तो वो है। या मान लीजिए वो माँ बन भी गई, बच्चा भी हो गया, अब बच्चा उसका जो है वो हमारे पास में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आ गया, न तो अपने हाथों से उसका गला घोट सकते हैं और न ही उसके जीने की कामना कर सकते हैं। तो रियल दुख तो जो है वो ये होता है। क्लियर है। लास्ट फाइनल जो है वो हमारे पास में स्लाइड आ गई, वो आ गई दोस्तों प्रिवेंशन एंड जेनेटिक काउंसलिंग। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करेंगे। जो भी अगर ऐसी चीजें होती है, ठीक है, जो भी पेरेंट्स या जो भी बच्चे जो है वो पैदा करना चाह रहे हैं, जो क्लाइंट माता पिता हैं, उनकी काउंसलिंग जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट, प्रीनेटल स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। ठीक है, प्रीनेटल स्क्रीनिंग करवाएंगे, कोई भी जेन एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई भी थोड़े दिन पहले रूबेला टाइप से या मेजल्स टाइप से कोई इन्फेक्शन तो वगैरह तो नहीं है, टॉर्च टाइप से कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, पहले कोई हिस्ट्री में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ये सारी चीजें जो हम देखेंगे। देन उसके बाद कैरियर टेस्टिंग फॉर हाई रिस्क फैमिलीज। ठीक है, कैरियर टेस्टिंग करेंगे हाई रिस्क फैमिलीज को। एंड अवॉइडेंस ऑफ टेट्रोजेनिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो भी टेट्रोजेनिक ड्रग्स है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये कुछ टेट्रोजेनिक ड्रग्स हैं, ठीक है, सोडियम वेल्पोरेट है, ये सारी की सारी जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है वो अवॉइड करेंगे। एंड एजुकेट अबाउट द मैटरनल एज रिलेटेड रिस्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर लेडीज को या हर गर्ल को जो है वो एजुकेट करेंगे कि एज से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। वो अपने कैरियर में बिजी रहती है, ठीक है, जॉब नहीं लगी, कंपनी में प्रमोशन मिल जाएगा, 2 साल बाद में बच्चे पैदा करेंगे, ये सब करेंगे, वो सब करेंगे। इस चीज में उनको बताना है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे आपके बच्चे में जो है वो प्रॉब्लम्स आने की संभावना ज्यादा होती है। और ये आजकल सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलेगा, खास तौर से मेट्रोपॉलिटन सिटी में, बेंगलोर, बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, गुड़गांव, इन सब में जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्लियर है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो हम यहीं पे फिनिश करेंगे। आई होप मैंने बिल्कुल बेसिक आपको जो है वो एक्सप्लेन किया था क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के बारे में। आपको ये क्लास जो है बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। और जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी अब तक आपके पास में जो है वो एक मिस्ट्री बनी हुई थी, बिल्कुल समझने के हिसाब से जो था बड़ा दिक्कत कर रही थी, अब मैंने आपको जो है वो स्ट्रक्चर के आधार पे भी समझाया, न्यूमेरिकल के आधार पे भी समझाया। न्यूमेरिकल में भी ट्राइसोमी किस तरीके से होती है और मोनोसोमी जो है वो किस तरीके से होती है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन किया। देन उसके बाद स्ट्रक्चर में किस तरीके से सेगमेंट क्या क्या चीजें हो सकती है, किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से उनका बचाव किया जा सकता है, क्या क्या इटियोलॉजी हो सकती है, ये सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया। क्लास के बारे में 2 शब्द जरूर बोलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। और भी कोई टॉपिक आपको टफ लगता है उसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा, उसको भी हम क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।